प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। दुनिया भर में कोविड के दौरान एक लॉकडाउन रहा, दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कारोबार बंद हुए, बहुत से मुतासिर हुए, कुछ आर्जी तौर पर बंद हुए। कनाडा भी उन्हीं ममालिक में से एक है जहाँ पर कोविड ने बहुत तबाही मचाई, इस लिहाज से कि बहुत सारे बिजनेस मुतासिर हुए, बहुत सारे कारोबार बंद करना पड़े। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मामूल की तरफ आ रही हैं। होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, टूरिज़म बहाल हो रही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई शोबों में मुश्किलात का सामना अभी भी कारोबारी हज़रात को करना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जायज़ा लेंगे कि ज़िंदगी किस तरह से नॉर्मल हो रही है, लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आदिल इकबाल साहब मौजूद हैं, जो मालिक हैं और कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। सलीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी रेस्टोरेंट मालिक हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और असदुद्दीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं सबसे पहले आदिल इकबाल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कारोबार खुल गए हैं, होटल इंडस्ट्री भी खुल गई है, तो आप अभी भी कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं या तमाम चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, आपको, सब सुनने वालों को, मेरे तमाम जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको भी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया फ़ोन पे। देखें, अभी हालात तो ऑलमोस्ट बेहतर हो रहे हैं, नो डाउट कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं वापस, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये 2 साल आपको पता है अनयूजुअल लॉकडाउन रहे, अनयूजुअल रहा पूरी दुनिया के साथ। तो इसमें बहुत चीज़ें चेंज हुई, बहुत कुछ बदला। तो इस वजह से हमें अब जब दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें, लेकिन बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। लाइक अब हमारा सबसे बड़ा मसला आ रहा है लेबर शॉर्टेज। लेबर जो एक हमारा फ्लो बना था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, स्टाफ होता था, तो वो अब नहीं है। बहुत मार्केट में लेबर की बहुत शॉर्टेज है। कहाँ चलेगी लेबर सर? लेबर आई थिंक ये तो या तो फ्लाइट्स बैन हुई है सारी, तो फ्लाइट्स नहीं आ रही, तो पाकिस्तान से आ रही है ना इंडिया से आ रही है, तो इस वजह से भी लोग नहीं आ रहे। प्लस ये कि सेकेंड ये कि अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक डर आ गया है लोगों के दिलों में। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की फील्ड में जो काम करते थे उनको ये डर भी आ गया है कि रेस्टोरेंट तो कल बंद हो जाएगा, कल गवर्नमेंट बंद कर देगी, तो फिर हम जॉब ढूंढेंगे। तो एक ये बहुत सारी फैक्टर्स और प्लस ये CERB जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अभी तक एक पैसे मिल रहे हैं सबको जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो भी इसकी तरफ वो कर रहा है। लेबर शॉर्टेज में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है कि लोग दे डोंट वांट टू कम आउट, कि वो कहते हैं ठीक है हमें बैठे हुए पैसे मिल रहे हैं तो क्यों हम आके बाहर काम करें। तो ये सारे मसले हैं अभी फिलहाल। सही है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लेबर शॉर्टेज का समझते हैं। सलीम ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में चैलेंजेस क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने भी मुझे लाइन पे लिया है। जैसा कि तमाम कनाडा के रहने वालों को पता है कि इधर हमारा एक रेस्टोरेंट है, स्टूडेंट बिरयानी, मिसिसागा, पाक दरबार सुपरमार्केट रेस्टोरेंट। तो हमारे को भी तकरीबन वही चैलेंजेस हैं। मेन चैलेंज जो लेबर शॉर्टेज का है, टेक्निकली लास्ट 1.5 साल से यहाँ पर बहुत कम लोगों की इमिग्रेशन हुई है, और अगर किसी की इमिग्रेशन हुई भी है तो उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है। तो जिसकी वजह से कनाडा का एक तरीक़ेकार है कि यहाँ पर नए लोग आते हैं तो वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो लोग पुराने हो जाते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग पहले हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तो आगे की तरफ चले गए, लेकिन जो नए यूथ आते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं या फुल टाइम काम करते हैं, उनका आना ऑलमोस्ट बंद हो गया है, जिसकी वजह से हमारे को भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा पिछले 1.5 साल। अब आराम से थोड़ी सी चीज़ें ईज होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं जस्ट रिसेंटली लास्ट 1 वीक। तो अभी हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे वक्त गुजरेगा तो ये लोग हमारे पास आएंगे। उसके अलावा जो एक और जो इशू हमारी इंडस्ट्री को हुआ है, सप्लाई चेन जो है ना, उसकी शॉर्टेज की वजह से जिस तरीके से पहले हमारे को ग्रोसरी की सप्लाईज या हमारे को रेस्टोरेंट की टेक आउट सप्लाईज के लिए जो सामान मिलता था जो चाइना से आता था, उनके ऊपर एक्चुअली फ्रेट चार्जेस बढ़ने से उनकी कीमतें 50% कीमतें बढ़ गई हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल जो है रेस्टोरेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पर मिनिमम पेमेंट भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की भी जो पहले तनख्वाह होती थी उससे अभी बहुत ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ रही है, और उसके बावजूद भी हमारे को एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। जी हाँ, यही मैं सवाल करने वाला था आदिल साहब कि जब शॉर्टेज होती है लेबर की, तो जब लोग कम होते हैं तो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर है डिमांड बढ़ी है तो आपको उसके लिए पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या जो लोग कम मिल रहे हैं वो ज़्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, और सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त बहुत ज्यादा लेबर वेजेस बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर किसी को हमें हायर करना है तो हमें उनको बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करने पड़ रहे हैं। वो फिर उस तरह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत हाई है, जिसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे एक सर्टेन सोच के साथ आता है कि भाई यही हमने सेल प्राइस यूज करनी है, इससे आगे हमने बढ़ना नहीं है। और कंपटीशन इस वक्त बहुत ज्यादा भी हो गया इस इंडस्ट्री में। हर साल अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुल रहे किसी वजह से, तो इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और हमारे पास अब ये बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हर किसी को अगर हम अपने उसके हिसाब से पैसे देंगे तो फिर कॉस्ट रन करना मुश्किल हो जाएगी। फ्रेट चार्जेस आपको पता है कि अब इस वक्त बहुत हाई है जी। तो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा है। उसको किस तरह हमने अब्जॉर्ब करना है, किस तरह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि हम ऑपरेशंस को स्मूथली चला सके कंपिटिटिव रहते हुए इस मार्केट में। सही है। अच्छा, नहीं आदिल साहब, मैं एक और चीज़ है इसमें, आपने कहा कि मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि जो क्लाइंट्स हैं, आवाम हैं, आम लोग हैं, क्या वो भी वापस आना शुरू हुए हैं? क्लाइंटेज भी बढ़ रही है, या अभी भी लोग स्टे होम स्टे सेफ वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं और रुझान कम है? क्योंकि हम कई जगहों पर देखते हैं कि इंडस्ट्रीज खुल तो गई हैं लेकिन लोग कम आ रहे हैं, लोग घरों पे रहना पसंद करते हैं, या डरे हुए हैं, या एहतियात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रुझान देख रहे हैं आप? देखिए, पॉजिटिविटी तो है, लोगों ने आना भी शुरू किया है। अभी भी रेस्टोरेंट यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे ऑन नहीं हुए, मतलब आज भी जो है 75% कैपेसिटी पर ऑन है। इसके अलावा अब इन्होंने यहाँ पे वैक्सीन पासपोर्ट का भी सिस्टम शुरू किया है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं है वो भी नहीं रेस्टोरेंट आ सकते। तो ये एक नई चीज यहाँ पे आ गई है कि जैसे अगर आपके 5-6 लोग मिलके आना चाह रहे हैं, उनमें से 2 के पास अगर 2 ने वैक्सीन नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब ये कि 5-6 को आपको टर्न डाउन करना पड़ता है फॉर डाइनिंग, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अदरवाइज वो फिर या तो कहते हैं हम 6 खाएंगे, या तो हम 4 भी नहीं खाएंगे। हाँ, तो ये भी सही है। तो ये एसओपीज पर अमल हो रहा है, यानी आप एक तो जैसे हम कहते हैं कि जी जिसकी वैक्सीनेशन है उसको खाना नहीं मिलेगा, क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा ही हो रहा है? जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है उसको नहीं सर्व किया जा रहा, या नरमी है इसमें? ये शुरू नहीं, अभी उसको टेक आउट के लिए तो सर्व किया जा रहा है। जैसे जो अगर आता है वो कहता है मेरे को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, तो वो खाना ऑर्डर करके ले जा सकता है, लेकिन वो डाइनिंग में बैठ के नहीं खा सकता, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग होते हैं, तो वो सबके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते किसी के साथ, किसी और के ऊपर ना, किसी को अगर वैक्सीनेटेड नहीं है। और वैक्सीनेशन तो यहाँ पे इतनी आसान हो गई है कि मुझे अभी भी ये समझ नहीं आती कि कुछ लोग स्टिल क्यों वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। मैं जब ये रूल आया कि वैक्सीनेटेड लोग ही खाना खाएंगे, तो मुझे लगा कि सब हो चुके होंगे वैक्सीनेटेड, बट जब अब मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग स्टिल अभी भी अनवैक्सीनेटेड घूम रहे हैं। तो आई थिंक कि मेरी उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को फौरन फुली वैक्सीनेटेड हो और आसानी पैदा करें हम सबके लिए, ताकि फिर ये जितना हम स्प्रेड को रोक सकें और जल्दी से जल्दी वापस नॉर्मलाइज हो सके। बिल्कुल सही है। तो सलीम साहब, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए तो वैसे भी बहुत सारे एसओपीज को फॉलो करना पड़ता है, हाइजीन का ख्याल रखना है, गवर्नमेंट ने कुछ एसओपीज दिए हैं, फूड के हवाले से आप उसको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। लेकिन कोविड के बाद कोविड एसओपीज जो हैं वो कौन कौन से इंप्लीमेंट हुए हैं, और इसमें गवर्नमेंट की डिमांड या एसओपीज को फॉलो करने के लिए क्या कॉस्ट भी बढ़ी है? जी बिल्कुल भाई साहब, मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो भी ये एसओपीज आती हैं उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की ज़रूरत होती है, जो लोगों की आईडीज चेक करते हैं, जो उनके वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो डाइन इन के लिए हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, और हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हर फैमिली दूसरी फैमिली के साथ अलग बैठे। तो इस तरीके से जो हमारी जैसे आदिल साहब ने भी पहले बोला कि हम 75% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो हमारे को उसको मेंटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ती है। और उसके अलावा भी जैसे कि अभी कोविड की वजह से क्लीनिंग के एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं, सैनिटाइजर रखना पड़ता है, ग्लास फ्लेक्सी शीट्स लगाई हुई हैं, और जो है वो मास्क का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी भी हमारे को बहुत सारी चीज़ों का जो है ना एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ती है।
सही है। तो इसमें सलीम खान साहब, क्या गवर्नमेंट की विजिलेंस कैसी है इस पर? क्या ऐसा है कि कुछ लोग अगर SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ रेस्टोरेंट्स मालिकान नहीं कर रहे, तो उनको सील किया जाए या किया जाता है? दरअसल बात यह है कि यहाँ पर कनाडा में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पुलिस आए या गवर्नमेंट का हेल्थ का डिपार्टमेंट आए। हमें खुद भी एहसास है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोविड की वजह से अगर कोई बीमार होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं खुद लास्ट ईयर दिसंबर में बीमार हो गया था और 3 महीने बीमार रहा। एक महीना में हॉस्पिटल में एडमिट था और 2 महीने में घर पे रेस्ट में था। तो अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तो यहाँ पर बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। फिर भी कभी कभी हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आते हैं हमारे पास, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के भी लोग आ जाते हैं चेक करने के लिए कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ दी कोविड मेजर्स आर नॉट। तो उनके एजेंसी के अलावा लोगों में खुद भी शोर है कि ये होना चाहिए। बट अभी भी जो कनाडा में 20% लोगों ने जो वैक्सीनेशन नहीं लगाई, वो एक्चुअली ज्यादातर यंग लोग हैं उसमें शामिल, और ये कोविड यंग लोगों को भी हो जाता है। और आपको पता है कि यंग एज में लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं इन चीजों में, तो उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी को भी प्रॉब्लम्स आता है। तो गवर्नमेंट माशाल्लाह आजकल बहुत कोशिश कर रही है, बहुत इंसेंटिव्स दे रही है, बहुत सारे कंडीशंस लगा रही है, जिसकी वजह से अब दोबारा लोगों ने ज्यादा वैक्सीनेशन लगाना शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आदिल इकबाल साहब, हम अभी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट SOPs पर अमल दरामद करा रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी SOPs लाए हैं, लोग चेक करने आ भी जाते हैं और जो है वो, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो खुद से उसको फॉलो करें। मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ SOPs को ही फॉलो करा रही है, या इस इंडस्ट्री की जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको देखते हुए कुछ इंसेंटिव्स भी ऑफ़र कर रही है, कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए या बिजनेस की रिवाइवल के लिए कुछ इंसेंटिव्स भी ऑफर किए हैं, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ऑफर करने चाहिए? देखिए, इंसेंटिव्स तो गवर्नमेंट ने दिए हैं, नो डाउट। उन्होंने हमें सब्सिडीज भी दी हैं, रेंट सब्सिडीज, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो मेजर एक्सपेंस होता है वो रेंट का ही होता है। रेंट, अगर आपने कोई यहाँ पे रेंट कोई लोकेशन आपने ली हुई है तो उस पर आपको रेंट बहुत हाई होता है। तो गवर्नमेंट ने इस दफा हमें सब्सिडी दी कि हम ताकि सर्वाइव कर सके। प्लस गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कैनेडियन वेज सब्सिडी अनाउंस की कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं, आप उन्हें ना निकालें तो हम उस पर भी आपको सब्सिडाइज करते हैं 70%, 50%, और बेस्ड ऑन कि कितना रेवेन्यू आपका डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इंसेंटिव्स तो गवर्नमेंट ने दिए हैं, इवन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी ग्रांट्स दी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी जो आपने सैनिटाइजर वगैरह की बात की है, वो PP की उसमें एक्सपेंसेस रियम्बर्स किए कि जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे हैं जस्ट टू मेंटेन। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हो नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि अगर आप 100% लॉस कर रहे हो और कोई आपको 50-60% दे रहा है तो स्टिल आप 40% उस पे है, डेफिसिट पर है। तो अगर वो एक महीना हो तो आपसे कहते चल जाता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली महीनों पे चल रहा हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझे कि हर महीने ही आपका 40% का नुकसान, 40% का नुकसान, जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे रन करना कनाडा में, जस्ट बिकॉज ऑफ के कॉस्ट, लेबर, हर चीज। तो अब गवर्नमेंट को, मेरा जो जाती ख्याल है, अब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि किस तरह रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को हेल्प की जाए, कि उनकी शॉर्टेज ऑफ लेबर कम की जाए, किस तरह इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाए, किस तरह ऐसा ये जो फ्रेट, अभी कोई कंटेनर चाइना से इस वक्त जो है ना वो सस्ते पैसों में नहीं आ रहा जी बहुत। और जब वो यहाँ पे पहुंचता है इतना महंगा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइजेस बहुत रॉकेट हाई कर दी है। मतलब आप ये सोचें कि वो $25 की चीज अब ये नहीं कि $30 की मिल रही है, अब वो $50 की मिल रही है। मतलब मोर देन 100% अगर प्राइजेस इंक्रीज हुई हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमें पड़ा है। तो गवर्नमेंट को इस पे बिल्कुल देखना चाहिए, और स्किल्ड वर्कर्स के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और किसी भी कंपनी को हेल्प करनी चाहिए कि अगर उन्हें लोकल लेबर नहीं मिल रही तो उन्हें कोई ऐसी चीज दें कि वो हम कहीं, मतलब कहीं पाकिस्तान से या कहीं
और इंडिया से कहीं से भी जहां से हमें स्किल वर्कर मिले हम उसे यहाँ बुला सके और वैसे बात इकोनॉमी में अपना अपना रोल प्ले करेंगे। प्लस ये टैक्सेस को कम करना चाहिए क्योंकि अभी इतना मुश्किल हालात हैं, तो अब इतने टैक्सेस भी पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इन पर फोकस करना चाहिए, तो आई थिंक कि हम लोग रिवाइव कर जाएंगे। सही है। तो सलीम साहब, ये जो अभी बात की कि शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, आपके ख्याल में इस सिलसिले में क्या तजावीज़ हैं आपके पास, यानी गवर्नमेंट इस मसले को कैसे एड्रेस कर सकती है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है उसको ख़त्म करे? मैं आदिल साहब की इस बात को ऐड करूंगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट के प्रोग्राम तो पहले से ही है। LMI का एक प्रोग्राम होता है, लेबर हम बुला सकते हैं, लेकिन अगेन लेबर बुलाने के लिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें भी 1 साल लग जाएगा किसी स्किल वर्कर को बाहर से बुलाने में जी। और फिर जब कोई स्किल वर्कर बाहर से यहाँ आ भी जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली हमारे साथ काम करेगा। वो आजाद होता है, वो कभी भी हमारे को छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है। तो यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जो सप्लाई कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और उस हिसाब से हम ऑफकोर्स अपने जो मेन्यू प्राइसेस हैं उसके रेट्स नहीं बढ़ा सके हैं। और उसके अलावा हमें ये भी फैक्टर माइंड में रखना पड़ेगा कि कोविड के बाद जो दुनिया जो चेंज हुई है उसमें काफी बिजनेस के पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं। जैसे पहले हमारे पास लंच भी अच्छा खासा चल जाता था, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी ऑफिसेज खुली हुई नहीं है, लोग घर से काम करते हैं, तो जो लोग घर से काम करते हैं तो फिर वो लंच करने के लिए रेस्टोरेंट्स में नहीं आते हैं। तो अभी इस वक्त रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो सिर्फ शाम को जो डिनर पे है उस पे फोकस होता है, लंच पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और उसके अलावा जो अभी तक जो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग है टू कनाडा वो बंद पड़ी हुई है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमेशा 20 to 30% बिजनेस हमेशा जो बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं वो खाने आते थे। तो हमारा वो 20-30% बिजनेस कब तक बहाल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो दुनिया के हालात हैं उसके हिसाब से अभी भी जो है ना फ्रीली लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और फैमिली के साथ बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाने में भी हिचकिचा रहे हैं। तो वो जो 20-30% शॉर्टेज ऑफ द बिजनेस है वो हमारे को रहेगी, अगले 1-2 साल और रहने का अंदेशा है। और कास्ट बढ़ गई है और लेबर की जो मैंने आपको अगेन बोला शॉर्टेज जो है, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर जब पढ़ने आते हैं तो वो पार्ट टाइम काम करते हैं इन रेस्टोरेंट्स में, तो वो उनका आना बंद हुआ था। तो अब जाके वो फ्लाइट आना शुरू हुई हैं। तो अब मेरे को लगता है कि अगले 2-3 महीने में काफी स्टूडेंट्स नए आना शुरू हो गए हैं। तो वो जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्री में काम करने के लिए आएंगी तो ये लेबर शॉर्टेज का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टिल रेस्टोरेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका इशू अभी भी काफी अर्सा रहेगा। सही है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस बड़ी है, मेन्यू प्राइसेस आप बढ़ा नहीं सके आदिल साहब। इसमें आपका जो बिजनेस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर दफातर खुले नहीं हैं तो लंच आपका डिस्टर्ब है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो स्पेशली घर से खाना खाने तो बाहर नहीं आएगा। इसी तरह क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के खुलने के साथ भी आपके बिजनेस का को फ़र्क पड़ता है? कौन कौन से शोबे जुड़े हुए हैं आपके बिजनेस के साथ? देखिए, फूड इंडस्ट्री के साथ आप समझे ऑलमोस्ट सारे शोबे जुड़े हुए होते हैं। अब सिनेमास खुले में तो लोग फिल्म देखते हैं तो फिर खाना खाते हैं। नायग्रा फॉल्स में टूरिज्म हो रहा है तो लोग टूरिज्म करते हैं फिर खाना खाते हैं। वंडरलैंड ओपन है तो वंडरलैंड से लोग एंजॉय करते हैं, फिर उन्हें खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की जरूरत होती है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो वो अपने लंच के लिए यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे फिर टारगेट करते हैं उसको। बहुत सारे लोग जो है वो क्योंकि घरों पर ही है तो वो सिर्फ खाना घर पे बना रहे हैं। तो ये फूड इंडस्ट्री में आप ये समझे कि हर इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री से रिलेट करती है। जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा कि ऑफिस बंद है। अब ऑफिस बंद होने का मतलब ये है कि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब हम जिन के रेस्टोरेंट्स भी ऑफिस के सराउंडिंग्स में हैं वो तो सबसे ज्यादा हिट हो गए बेचारे, क्योंकि उनका तो मेन ऑडियंस ही नहीं आ रही। जैसे अब हमारा जो कढ़ाई पॉइंट हमारा बिल्कुल ऑन्टेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ है। अब वहां पे ऑन्टेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस से बंद है तो आप ये समझे कि वो पूरा का पूरा जो 3-4 हजार रोज का वहां पे आना जाना था गाड़ियों का वो सब बंद हो गया है, टोटली बंद है। तो ये
प्रॉपर लॉस है ये सारा जो हम लोग अभी इस वक्त बेयर कर रहे हैं। और बस बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें सही होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। और हम ये सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद अच्छी करनी चाहिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम ये इसको वापस रिकवरी करेंगे, दोबारा से सब चीजें खुलेंगी। लोगों की आदत भी अब ऐसी हो गई है कि लोग नहीं चाहते कि घर से निकल के ऑफिस आके काम करें। मैं जिससे भी बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे डिस्कशन करूँ, तो वो खुश हैं कि यार अच्छा है, घर से ही वही काम हो रहा है, तो ऑफिस इतनी दूर आके क्यों करे। लोगों ने घर भी दूर दूर ले लिए हैं अब, कि हमें ट्रैवल तो करना नहीं पड़ रहा, तो हम घर कहीं भी ले लें, सस्ते घर ले लें, सस्ते घर ले लें, हमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं दूर ले लेंगे तो हमें तो करना ही वर्किंग फ्रॉम होम है। ये बहुत सारे फैक्टर्स अब बहुत रेजिस्ट करेंगी चीजें। जब आप उसको बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस तो जाहिर सी बात आएगी कि अब जिसने टोरंटो में काम कर रहा है और घर उसने नायग्रा में लिया हुआ है, तो वो तो कैसे ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो तो 2 साल से आराम से वहां पे बैठा घर से काम कर रहा है, और वो ये प्रूफ भी हो गया कि घर से भी काम हो सकता है। जी हाँ, अब तो एक फॉर्मूला बन गया ना कि घर से भी काम किया जा सकता है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो आदिल साहब, ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम की जा सकती है क्या? इसका कोई रास्ता है? या आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो शायद कम किया होगा, लेकिन क्या इसको कितना मैनेज किया जा सकता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, आप हर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से अपने सिनेरियो को देखते हुए फैसले कर रहा है, विदाउट कोई गवर्नमेंट के असिस्टेंस के बगैर। जैसे कुछ लोग अब उन्होंने दोपहर को रेस्टोरेंट खोलना ही छोड़ दिए, अब वो खोल ही शाम को रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई लंच में हम खोल ही नहीं रहे, ताकि ना हमारी लेबर लग रही है, ना बिजली, ना यूटिलिटीज लग रही है, ना कोई लग रहा है। हम सिर्फ 5 बजे खोल रहे हैं, तो हमने अपने वर्किंग आवर्स कम कर दिए, और हम उस आवर्स को ही यूटिलाइज करेंगे, तो हमारी लेबर भी कम लगेगी हमारी जो है, क्योंकि हम वो भी ये समझ रहे हैं कि क्योंकि लंच बिजनेस ऑलमोस्ट फिनिश हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन जो मैंने भी आपको बताए। तो इसकी वजह से लोग अपने डिफरेंट तरीकों से उसको कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 2-2 दिन के लिए बंद करना शुरू कर दिए कि भाई अगर रेस्टोरेंट 7 दिन पहले खुलता तो 5 दिन खुलेगा। तो कुछ लोगों ने सेल्फ सर्विस शुरू कर दी। ठीक है, ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं कि भाई आप आ रहे हो रेस्टोरेंट, तो आपको सर्विस नहीं मिल रही, आप खुद ही आओ, खुद ही अपने ऑर्डर करें, खुद ही बिल पे करें, खुद ही खाना उठाएं, खुद ही चले जाएं, आपको खाना बना के दे देंगे, लेकिन कोई आपको वेलकम नहीं कोई कर रहा वहां पे, क्योंकि ये मुश्किल हो रही है चीजें। बहुत सारे रेस्टोरेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कॉस्ट कम करने के और सरवाइव करने के बेसिकली। ठीक, सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक पास आके मजीद इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। असदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। असदुद्दीन साहब, अभी हम रेस्टोरेंट जो बिज़नेस है, फूड बिज़नेस है, उसकी बात कर रहे थे। इसी तरह से कुछ और बिज़नेस भी हैं। कोविड के बाद चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस को। आप इकनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव होता हुआ किस तरह से देखते हैं? क्या ये बहुत चैलेंजिंग है? क्या ये थोड़े अरसे में नॉर्मल हो जाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अच्छा, तो पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जब ये कोविड शुरू हुआ तो उन्होंने सर्व ऑफ़र किए जो दिसंबर 2020 तक चला। अच्छा, इस दौरान में काफ़ी रेस्टोरेंट्स बंद थे, उनके खोलने के मसाइल थे, लॉकडाउन्स हो रहा था। उसके बाद जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर्व, उनको मैक्सिमम 42 वीक्स तक गवर्नमेंट कवर किए हैं, जिसमें ये आने वाले इलेक्शन काफ़ी लोग उस पे थे, उस बेनिफिट्स पे, और ये लोग जो ज़्यादातर जो थे ये नॉर्मली वुड बी मेकिंग अप द लेबर मार्केट इन रेस्टोरेंट्स। सेकंड चीज़ ये है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी फ्री पैसा मिला उनको लास्ट ईयर, 2-2 हज़ार महीने को उन लोग कलेक्ट किए हैं, तो उनके बैंक अकाउंट्स फुल हुए। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं। दूसरी चीज़ ये है, लोग काफ़ी वेलफेयर पे भी चले गए हैं, जो जैसा रेफ्यूजीज़ है, 74% सीरियन रेफ्यूजीज़ इस वक्त जॉब नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि ये सारे फोर्सेस होने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे काफ़ी प्रेशर खुला। जब ये लॉकडाउन्स ख़त्म हुए, उनको लेबर शॉर्टेजेस हुए। वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो आए हैं, जो उनको 20 आवर्स अप टू 40 आवर्स भी अलाउ किए हैं, वो लोग ये जॉब्स फिल किए हैं। और काफ़ी सेक्टर्स में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, मगर अब जैसा ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड हो रहे हैं, मेरा ख्याल में अक्टूबर में दोबारा जो है वर्कफोर्स में जब ये लोग आ जाएंगे वापस, तो ये लेबर का थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा।
सही है। तो असद साहब, इसके अलावा जाहिर है अभी कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो ज़्यादा है, टर्न आउट इतना नहीं है, मेन्यू को आपकी प्राइसिंग को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लोग कम आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये इसको इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाएगा या कैसे निपटना चाहिए? अच्छा, अब मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स को मैं जाता हूँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी है जो बेहतरीन यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं, मिस्सागा और जीटीए में। अच्छा, उन लोगों के हिसाब से ये है कि अब जो है स्टूडेंट्स और जो लोग जो सर्व वगैरह से ख़त्म होने से वापस आ रहे हैं, उनके लेबर शॉर्टेजेस अब कम हो रहे हैं। और जो जीटीए में आप जाएंगे रेस्टोरेंट्स, जैसा मैं लास्ट 2 days में 3-4 रेस्टोरेंट्स को गया, लेबर वापस आ गया है और रेस्टोरेंट्स बेशुमार फुल है। नो डाउट इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ फूड्स बढ़ेंगे, प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं, देयर इज़ नो डाउट, ये तो होने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो है। और कंजर्वेटिव्स का जो ज़्यादा चर्चा चल रहा था लास्ट इलेक्शन में कि ये सारे चीज़ अनसस्टेनेबल है और एनी टाइम इसका कलाप्स हो सकता है, हाउसिंग मार्केट कलाप हो सकती, और जो लोग जो है उनको इस वक्त जो है जो कंजर्वेटिव्स का जो प्लेटफॉर्म था उसमें ये था कि हम जो है सारे बिजनेसेस को इंसेंटिव देंगे टू हायर पीपल, 25%, 50% वेज सब्सिडाइज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स आएंगे, दे हैव टू इनकरेज पीपल टू गेट ऑफ वेलफेयर। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मे बी over 2 to 3 million people in Canada are on welfare, so we have to get them off welfare. We have to work with them to get them job placements and work with the employers to give them funding to bring them back into the workforce. तो असद साहब, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इमिग्रेशन रूल्स में भी कुछ नरमी करनी चाहिए ताकि जो स्किल्ड लेबर है उसको दूसरे ममालिक से बुलाया जा सके और उनको यहाँ पर एडजस्ट किया जा सके? अभी इसका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 1 साल बता रहे थे अभी ख्वाजा साहब भी कि 1 साल लग जाता है। तो क्या गवर्नमेंट को इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपने कवानीन में नरमी करनी चाहिए? काफ़ी सहूलत हैं एम्प्लॉयर्स को, जैसा they can fill out a market valuation for labor if they have a labor need, and they can immediately put an ad out, and if they don't get the job filled, they can immediately bring somebody from overseas very quickly. So there's no problem with that. I think the problem is that the Canadian government has to take a very पॉजिटिव स्टेप लेना है कि ये लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, बेशक वो सीनियर्स है, सीनियर्स इफ दे वांट टू वर्क, एम्प्लॉयर्स शुड वर्क टू ब्रिंग द सीनियर्स बैक बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स को इंसेंटिव दो, और जो लोग वेलफेयर पे है उनको पुश करो, उनके साथ काम करो, उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट फोर्स में लेके आओ, क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन भी ओल्ड हो रही। तकरीबन 18 to 20% of the population is seniors, then 20% are students, and then another big portions on welfare. So there is a labor shortage as it is. So we have to work to bring them into the labor force. तो आसिफ साहब, मैं एक चीज़ ये भी समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिया था ड्यूरिंग द कोविड के 2000 पर पर्सन, उसकी वजह से भी लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं जॉब करने के लिए क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसे में आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इनकी जो फेवर है, फाइनेंशियल फेवर, ये नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का काम ये है कि लोगों को प्रोडक्टिव बनाओ। उनको फ्री पैसा और फ्री ड्रग्स देने से उनको कुछ हेल्प नहीं होगा। डिग्निटी ऑफ लेबर का मसला हो रहा है यहाँ। अब देखिए, सीरियन रेफ्यूजीज है, उन लोगों को फ्री गवर्नमेंट हाउसिंग मिल रही, उनको फ्री पैसा मिल रहा, और ज़्यादातर सीनियर्स कंप्लेंट किए हैं कि रेफ्यूजीज को ज़्यादा पैसा मिल रहा है उनसे भी ज़्यादा, राइट? तो ये सारे मसाइल है जो हमारे को, बेशक रेफ्यूजीज को लेके आओ मगर उनको इमीडिएटली इंटीग्रेट करो वर्क फोर्स में, ठीक है, जैसा जर्मनी किए हैं। जी जी जी, राइट? या जैसे अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, इमीडिएटली दे शुड बी सेंट इनटू द रेस्टोरेंट and to make the labor demand, मगर उनको फ्री पैसा, फ्री हाउस देंगे, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, तो काम कई करेंगे? नहीं करेंगे उन लोग कई को करेंगे रेस्टोरेंट में 2000 जब उनको फ्री में मिल रहा 2000 नहीं करेंगे। तो ये लिबरल्स बहुत बड़ा मैस किए हुए हैं। आपकी जो बातें आपने की हैं इस पर मैं चाहूँगा कि ख्वाजा साहब और आदिल इकबाल साहब भी पॉइंट ऑफ व्यू दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आदिल इकबाल साहब, अभी आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी असदुद्दीन साहब की, और कुछ तजावीज़ भी वो दे रहे थे, कुछ रास्ता भी सुझा रहे थे। क्या क्या तबसरा करेंगे आप उनकी बातों पर? देखिए, असदुद्दीन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। बिल्कुल उनकी बात में वो जो कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर ये इंसेंटिव्स दें लेबर फोर्स में लाने के लिए, जो रेफ्यूजीज आए हुए, सीरियन रेफ्यूजीज और बहुत सारे आए हुए हैं, तो उससे जाहिर सी बात है हमें फायदा होगा। सेकेंड कि जो उन्होंने, उनकी बस सिर्फ इस बात से थोड़ा सा खिलाफ है कि जब उन्होंने कहा कि बहुत ईजी है LMI पे किसी को बुलाना। असल में हम लोग जब LMI पे किसी को बुलाने जाते हैं तो हमें LMI तो हमारा फौरन अप्रूव हो जाता है एज एन एम्प्लॉयर कि आप बुला लें 5 बंदे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब हम किसी को बुलाने जाते हैं अब सपोज अब मैं अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चला रहा हूँ कनाडा में, तो मुझे पाकिस्तानी लेबर चाहिए ताकि वो पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी फूड, हर चीज को समझती हो। लेकिन जब हम उनसे बुलाने जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि भाई वो पाकिस्तानी को तो वो वर्क परमिट रिजेक्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन कि यार वो इंग्लिश नहीं आती, बेस्ड ऑन भाई जो वहाँ तंदूर पे नान लगा रहा है और वो 2-2 हज़ार लोगों को नान सर्व कर रहा है, वो इंग्लिश कहाँ से बोलेगा। तो जब हम उसे यहाँ पे बुला रहे हैं इसलिए कि ताकि वो आके यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट को अच्छा कुक मिले, यहाँ पे हम लीक करते हैं, जो कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि किस तरह वर्क परमिट प्रोसेस को तेज किया जाए। LMI प्रोसेस तो फास्ट है, लेकिन वर्क परमिट प्रोसेस किस तरह तेज किया जाए, तो इस पे भी अगर गवर्नमेंट सोचे तो हम हो सकता है कि हम जल्द से जल्द, मतलब हमें आसानी हो कि हम किसी को जल्दी जल्दी बुला लें। अदरवाइज जो उन्होंने कहा कि किस तरह लेबर फोर्स जो लोग पैसे ले रहे हैं बिला वजह, वो चाहती ही नहीं काम करना, और वो उनको कुछ ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए कि वो वर्क फोर्स का पार्ट बने। जितने भी रेफ्यूजीज आए अगर वो वर्क फोर्स का पार्ट बनेंगे तो ये कैनेडियन इकोनॉमी के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें अगर लोग यहाँ मिलेंगे तो हमें भी हम क्यों रोएंगे, हमें भी फायदा हो जाएगा कि चलो यार लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जी सलीम ख्वाजा साहब, आपकी क्या राय है सर? जी, मैं आदिल साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि जो रिफ्यूजीज यहाँ पर हैं, ठीक है ना, उनको लेबर फोर्स में लाना होगा। लेकिन जैसा कि मैं भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो हमें ऐसे वर्कर्स की जरूरत हो जो हमारे खानों को समझते हो और हमारे जो किचन की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो उनको तो पूरा करने के लिए जो हमारे को जो लेबर की जरूरत है वो पाकिस्तान से आए या इंडिया से आए या बांग्लादेश से आए, तो वो लोग इन कामों को समझते हैं और वो ही काम कर सकते हैं। और जैसे कि आदिल भाई ने बोला कि जो किचन की इस किस्म की लेबर्स जो काम करती है तंदूर पे या बर्तन साफ करने पे या कोई चीज़ खाना कढ़ी वगैरह बनाने के लिए, तो वो लोगों को जरूरी नहीं है कि उनको ज़्यादा इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स इस तरीके की है कि हम उन लोगों को बुला नहीं सकते। वो गवर्नमेंट बोलती है कि लोग पढ़े लिखे हों, वो आके रेस्टोरेंट में काम करें। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो वक्ती तौर पे तो रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उनको चांस मिलता है वो रेस्टोरेंट में से निकल जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में ये भी एक बड़ा इशू है कि एम्प्लॉइज को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा मसला है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अब इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन थिन है। ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम एक इकोनॉमिकल या ऑप्टिमम सैलरी दे सकते हैं। तो उस ऑप्टिमम सैलरी में एक बंदा आपके पास काम तो कर लेगा शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही उसको किसी अच्छी जॉब के लिए ऑफर हो जाती है तो वो वहाँ चला जाता है और हम दोबारा वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से दोबारा हमारे को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। और क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से इस वक्त शहर के अंदर जहाँ सपोज अगर 10 रेस्टोरेंट होने चाहिए तो उसकी जगह पर 100 रेस्टोरेंट हो गए हैं। तो अभी 100 रेस्टोरेंट के लिए शेफ बुलाना, 100 रेस्टोरेंट के लिए कुकिंग करने वाले लोगों को बुलाना एक बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस हिसाब से स्किल्ड लोग हमें मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये इशू तो अब मेरे ख्याल में बहुत जल्द हल होने वाला नहीं है, अभी भी है ये और आने वाले दिनों में ही रहेगा। और जब तक ये प्रॉफिटेबिलिटी के इशू हल नहीं होंगे, जब तक के वो जो 20-30% बिजनेस जो हमारा लूज हुआ है वो वापस नहीं आएगा, और वो लगता ऐसे है कि शायद वो बिजनेस वापस नहीं आएगा, तो हमें जो है ना वो आवर्स कम करने पड़ेंगे, बिजनेस के नंबर ऑफ आवर्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है। हमें जो मेन्यू में जो आइटम्स हैं उनकी कटौती करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली
मेरे हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि ये सर्विस जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इनमें काफ़ी चेंजेस आएंगी। ठीक है, चलिए असदुद्दीन साहब, अभी जो आदिल साहब कह रहे थे कि अलाउ तो ये हमें इजाज़त मिल जाती है, लेकिन वर्क परमिट प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो उसमें काफ़ी सारी रिजेक्शंस आ जाती हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस पर काम होने की ज़रूरत है गवर्नमेंट साइड से? नहीं, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि इस पे काम होनी चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि स्पेशली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के रेस्टोरेंट हो, ठीक है, चाहे वो मैं सही है। चलिए असद साहब, अगर आप भी अपनी राय का इजहार इस पे कर दें। असदुद्दीन साहब, हाँ, तो इसमें यह है, देखिए फंडामेंटली एक डिफरेंस है। कंजर्वेटिव्स जो है वर्क विद बिजनेस इंडस्ट्री, जी, वो बिजनेस को समझते। लिबरल्स जो है सोशलिस्ट है, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट यूनियंस इनके साथ रब्ता रखते, या बिग बिजनेस जैसा CIBC है, उनका नैवडीक बेस जैसा रिज़ाइन करा, उसको बड़ी पोस्ट मिल गई CIBC में। ज़्यादातर लिबरल्स जो है बड़े कॉरपोरेशंस के हाथ में है ग्रेजुएशन के बाद, यानी तो उन लोग जो है गवर्नमेंट में लेबर जॉब यूनियंस के साथ उनका ताल्लुक़ है। ये जो मिडिल एंड स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और दूसरे जो इंडस्ट्रीज है, वो उनके पार्टनर तो कंजर्वेटिव्स नेचुरल पार्टनर्स हैं। तो जब तक ये लिबरल्स रहेंगे, ये बहुत मसाइल बढ़ते जाएंगे। एंड द अदर थिंग इज कंजर्वेटिव्स रिस्पेक्ट द टैक्स पेयर्स मनी, व्हेयरएज ये जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंड इन लोग चाह रहे हैं कि लोगों को फ्री मनी दे के उनके वोट्स उठाएं। ये अनफॉर्चुनेटली लिबरल्स किए हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लड किए हैं इन द लास्ट इलेक्शन। बिल्कुल सही है। चलें, उस पर तो एक अलग से मजीद डिबेट हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका असदुद्दीन साहब, आदिल इकबाल साहब, सलीम ख्वाजा साहब में शिरकत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।